आप खुद एक होम्योपैथिक एमडी हो। लोग आपके पास क्योर के लिए आते होंगे एंडोमेट्रियोसिस का। तुम्हारे अंदर कोई सिस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। मैं किसी पैथी को बेकार नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि सबको होम्योपैथिक, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदा तीनों को मिलकर के योगा ही नहीं, होम्योपैथी के बारे में भी चल रहा है कि होम्योपैथी से क्योर कर सकते हो। तुम 34 की हो, तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई अभी तक? होम्योपैथी की थ्योरी क्या बोलती पेन को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑर्गन्स फ्यूज अप हो गए तो हम होम्योपैथिक नहीं दे सकते। कितनी बड़ी चीज़ है कि सिर्फ एक बार 30 की एज में जाके आपको सिर्फ एक बार पीरियड इरेगुलर हुआ और आपको पता चलता है स्टेज 4 है। कि अगर शादी हो गई 30s में हो तो प्रेगनेंसी करो। नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है कि होम्योपैथ और आयुर्वेदा के साइड नहीं, डॉक्टर्स बोलते हैं, मी बी माई सेल्फ डॉक्टर, तो मैं अगर बोलूँ कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो गलत है। साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के जो बोलते हैं साइड इफेक्ट्स नहीं होते। क्या लगता है, रिकवरी हो चुकी है या अभी भी चल रहा है? रिकवरी इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन रिगार्डिंग अबाउट एंड्रोमेट्रोसिस तो ये इसका रिकरेंस भी होता है। अच्छा, मैं वीडियो पे ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा क्या होता है ना कि आपको अगर डाउट है कि आपकी सर्जरी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, अभी सर्जरी हो गई, अभी आप कुछ कर नहीं सकते हो। स्पेशली जब खराबी हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू गो फॉर अनदर सर्जरी। पर आप वीडियोस वगैरह मांगो ताकि आपको पता चले और बैठ के एक बार देखो कि आपको पता चले। यूट्रस रिमूवल जो होते हैं केसेस, 100 में कितने % केसेस ऐसे आते हैं जिसपे सच में ज़रूरत होती है यूट्रस रिमूवल की। जैसे एक आँख का डॉक्टर होगा ना, वो आपकी आँख के वाले के पास ही जाओगे ना, कान या तो ईएनटी के पास ही जाओगे ना। वैसे ही अगर आपको एंडोमेट्रोसिस तो गाही के पास जाने से काम नहीं चलेगा, या होम्योपैथ के पास आके मेरे पास आके आपका काम नहीं चलेगा। आपको मिसगाइडेंस में रहना है तो आप मिसगाइड होते रहो। अगर सर्जरी से पहले आपने उसको मरीना लगा दिया पेशेंट को, तो उसका ऑटमोस्ट ही यूट्रस निकल जाएगा। अगर सर्जरी से पहले आप उसको लूप्रोइड, सोलाडेक्स, एलागोलिक्स खिला रहे हो, तो या होम्योपैथिक में सीपिया या थोड़ा शताब्दी खिला रहे हो ना, तो आपका उसको अभी तो रुक जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन आगे वास्ट जाकर के आफ्टर ईयर्स, यू कैन से आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स आपका यूट्रस निकल जाएगा। लेकिन एज अ वुमेन अगर आपको ठीक होना है तो प्लीज़ जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास। नमस्ते, मैं गीतांजलि त्रिपाठी आज फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। हमने अक्सर सुना है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं, होम्योपैथी आयुर्वेदा तो है ही। पर आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट जुड़ने वाली हैं जो खुद सर्जरी के लिए गई। वो एक होम्योपैथी एमडी हैं। आज हम ये जानेंगे कि होम्योपैथी होता क्या है, सीरियसली वो किस चीज़ में हमको हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर शैलजा जो खुद एक एंडो वॉरियर है, उनकी जर्नी कैसी रही एज अ होम्योपैथ डॉक्टर एंड देन एंडोमेट्रोसिस वॉरियर। सो डॉक्टर शैलजा, आप खुद एक होम्योपैथिक एमडी हो। लोग आपके पास क्योर के लिए आते होंगे एंडोमेट्रियोसिस का, एंड आपकी खुद की सर्जरी हुई, आप खुद इस प्रोसेस से गए, कि ये जर्नी कैसी थी, डायग्नोसिस कब हुआ? बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि आई वॉज एवर वेरी नॉर्मल पर्सन। मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लाइक माई पीरियड्स वर नॉर्मल, माई बॉडी मास एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, कोई इश्यूज नहीं थे, पेन? मुझे कोई पेन नहीं था। मेरे इतनी लाइफ में कभी मुझे पेन नहीं हुआ। मैं नारकी जब हुई भी 13 ईयर्स पे, तब भी एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। मैं आज 34 की चल रही हूँ, मुझे कभी पेन नहीं हुआ, कभी पेन नहीं हुआ। मेरे पीरियड्स ऑन डेट आते थे, ऑन डेट फिनिश हो जाते थे, कभी कुछ पेन नहीं हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि लास्ट 24 दिसंबर में मेरे को फर्स्ट टाइम लाइफ में पीरियड्स जब आए, तो इट लास्टेड फॉर 18 डेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे था, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग विद मी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पीरियड्स आए बट उसमें कोई पेन नहीं था, इट लास्टेड फॉर 18 डेज, कोई पेन नहीं। फिर मैंने फर्स्ट साइकिल तो इग्नोर किया, मैंने कहा मे बी इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि आई एम इन माई 30s तो इट कैन बी अ हार्मोनल। मैंने उसको इग्नोर किया, अपनी होम्योपैथी से मैनेज करने की कोशिश किया। फिर उसके बाद मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। लोग क्या करें, गायनी के पास ही जाएंगे ना, बीइंग अ डॉक्टर मैं भी उनके पास गई, मैम के पास। बोला मैंने, मैम ऐसा ऐसा हो रहा है। तो शी सेड कि तुम 34 की हो, तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई अभी तक? अच्छा। अगर तुम प्रेगनेंसी कर ली हो तो ये सब होता नहीं। और पहली बात, तुम 4 साल शादी को हो रहे, तुमने प्रेगनेंसी क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा जब प्रेगनेंसी नहीं हुआ, क्या इस वजह से मुझे पीरियड्स ऐसा हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, आई विल गिव यू ओसीपीज, तुम ये खाओ, ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, आप खुद एक डॉक्टर हो, ऐसा कोई केस है, ऐसा सच में होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी डिले करो तो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर ऐसा होता तो एक 13 इयर्स की जो लड़की है, कभी हम लोग उसको प्रेग्नेंट करने लगे? अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है। हमें दिक्कत फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद भी होती हैं, बट वो लाइन में नहीं, टाइमलाइट में नहीं आती है ना, फोकस में नहीं आता कि उनको ऐसा भी हो रहा है। फिर उसके बाद ये हुआ, व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर गायनी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 महीने ये खाओ, फिर मुझे बताना और पीरियड्स नॉर्मल आ जाएँगे। मैंने कहा ठीक है, आई ट्रस्टेड बीइंग अ डॉक्टर, मैं उनके पेशेंट थी, मैंने उनको ट्रस्ट किया। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं खा लेती हूँ। मैंने खाया, मेरे पीरियड्स नहीं बंद हुए। फिर मार्च आया, मार्च 25 आ गया, मैंने कहा कि मैम पीरियड्स तो अभी भी बंद नहीं हो रहे। तब ऐसा हो गया कि फुल मंथ्स के लिए मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, लाइक बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास सारे एग्ज़ामिनेशंस होने लगे, ट्रापेकी, ट्रेनेक्सा, इंजेक्शंस, एवरीथिंग। कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं एक दूसरी गायनी के पास गई, वो भी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो ये सारे मेडिसिन पीरियड बंद हाँ, करने का नहीं, मेडिसिन मैं लेती रही। उन्होंने कहा बंद मत करो, बंद करोगे तब तो और वर्स्ट हो जाएगा। नहीं, ट्रेनेक्सा तो मेडिसिन पीरियड बंद करने के लिए होता हाँ, लेकिन बंद नहीं हुआ ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा से भी बंद नहीं हुआ। इट्स अ ब्लीडिंग अरेस्टर ना, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए होती है, बट ट्रेनेक्सा से बंद नहीं हुआ। इथामसाइलेट लिया, उससे भी बंद नहीं हुआ। इंजेक्शन लिया ट्रेनेक्सा का 1 ग्राम, उससे भी बंद नहीं हुआ। तो मैं दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ना पीसीओएस हो रहा है, मुझे लग रहा है। है। अच्छा। तो मैंने कहा मेरी आप रिपोर्ट देखिए, तो बोले रिपोर्ट में मुझे लग रहा है तुम्हें पीसीओएस हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? तो रिपोर्ट्स में आता क्या था? उसके रिपोर्ट्स में एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल, कुछ नहीं आता था। ओके। नो सिस्ट, नथिंग, एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। सिर्फ एक इको रहता था उसमें फ़िल्म में, तो उस इको के आधार पर वो लोग कहते थे कि आपको पीसीओएस हो रहा है। अच्छा। मैंने भी कहा ओके, बीइंग अ पेशेंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पीसीओएस हो रहा होगा मुझे। फिर वहाँ से मैं निकली, दूसरी डॉक्टर के पास पहुँची, गायनेकोलॉजिस्ट, वो एचओडी हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहती, बट शी वाज़ एन एचओडी ऑफ अ वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल, वो उन्हें मतलब ऑफ लखनऊ ओनली। ये सब लखनऊ की कहानी चल रही है। उसके बाद उन्होंने मुझे अगेन वही फंडा, क्योंकि शी इज़ लाइक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला तुमने प्रेगनेंसी क्यों नहीं की? प्रेगनेंसी कर लेती तो ये नहीं होता तुम्हारे साथ। मैंने कहा ओके मैम, अब क्या करें? तो बोले एक प्रेग्नेंट हो जाओगी तो ठीक हो जाएगा सब। अच्छा। तो मैंने कहा मैम आप प्रेग्नेंट करो, फिर मुझे मेरा ब्लीडिंग रोको, मुझे प्रेग्नेंट कर दो। कैसे प्रेग्नेंट करोगे मुझे? मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरा ब्लीडिंग रोको। मैं फ्रस्ट्रेट, मेरी लाइफ बिल्कुल वो हो रही थी, रुइन हो रही थी। मैं अपने पेशेंट्स को नहीं देख पाती थी, मैं क्लिनिक नहीं जा पा रही थी, एनीमिक भी हो रहे क्योंकि हो फिर? मैं एनीमिक हो रही थी। मेरा डाउन होता जा रहा था हीमोग्लोबिन लेवल। मैं अपनी होम्योपैथिक खा रही थी, उससे भी नहीं रुक रहा था। आयुर्वेदिक ले रही थी, उससे भी नहीं रुक रहा था। बट दैट टाइम गायनेकोलॉजिस्ट वाज सेइंग कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि वो मुझे प्रेग्नेंट कर दे कैसे भी करके। फिर फाइनली अगस्त आ गया 2025 का। उन्होंने बोला अब हम शैलजा ऐसा करते हैं, तुम्हारी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो कुछ आ नहीं रहा है। मैंने कहा ओके। एमआरआई का भी सजेस्ट एमआरआई किया, एमआरआई की रिपोर्ट में था, बट उनको यहाँ के लोगों को एमआरआई पढ़ना ही नहीं आता ना। एमआरआई में क्या था? एमआरआई में कुछ आया ही नहीं। उसकी फ़िल्म देखा, उसमें था कि इर्रेगुलर सेक्रेटरी मेम्ब्रेन हो रही है, एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन हो रही है, और वो बाकी नॉर्मल था। क्योंकि जो एमआरआई कर रहा है ना यहाँ पर, उनको भी पता नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। बिल्कुल नहीं। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ना कि ऐसे भी होता है। फिर उसके बाद उन्होंने डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की मेरी, उसमें बोला कि तुम्हारा एवरीथिंग इज़ फ्रीज़ अप, सब चिपक गया है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, बस हम तुम्हें प्रेग्नेंट कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके। अगेन आई वेंट टू हर, एक होप दिया, मैं अगेन उनके पास गई। उन्होंने नवंबर तक मेरे साथ यही करती रही, नवंबर 25 कितना तक। टाइम बीत गया इतना टाइम बीत गया। कितना कितना इतना हो गया फ्रॉम दिसंबर 24 से नवंबर 25, ऑलमोस्ट फुल 11 मंथ्स यू कैन से हो गया मेरे साथ। उसके बाद जब मैं हार गई, तो मैंने कहा मैम बस करो, अब बहुत हुआ। तो शी सेड आई हैव गिवन माय बेस्ट। बीइंग अ डॉक्टर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कोई उनकी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है ना। फिर उसके बाद मैं एक सो कॉल्ड डॉक्टर के पास पहुंची, गायनेकोलॉजिस्ट वो भी है। उन्होंने मुझे एक रे ऑफ होप दिखाया। शी सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मी, शैलजा मुझे लग रहा है तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई सिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। बिल्कुल But since your organs are freezed, your pelvis is frozen, you are having endometriosis, जहाँ तक हमें लग रहा है। एंड यहाँ पर मुझे नहीं लगता तुम ऑपरेट हो पाओगी अच्छे से, क्योंकि एक सर्जरी मेरी बेकार हो चुकी थी और मैं उस पेन से गुजर रही थी। फिर मैं बाहर के डॉक्टर्स को मैंने अच्छा, approach जब किया। आपकी लेप्रोस्कोपी हुई थी, जब डायग्नोस्टिक के लिए, उस टाइम भी कुछ नहीं आया रिपोर्ट? डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी हुई, उसमें मेरा फ्रोजन पेल्विस आया।
हाँ, तो जो मेरी फ्रोजन पेल्विस ही मतलब ही होता है कि एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस, बट डॉक्टर डिडंट सेंड मी टू द रेफरल यूनिट, मुझे नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि वो उनके ईगो की बात थी कि प्रेग्नेंट कि प्रेग्नेंट करना है मुझे। क्या एक फीमेल सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए आती है? बहुत कुछ होता है। उन्होंने मुझे रेफरल यूनिट नहीं भेजा, एक एंडो के स्पेशलिस्ट के पास नहीं भेजा। फिर क्या हुआ, उस बीच मैंने बहुत से ऑनलाइन भी स्क्रॉल किया। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, मैं किसी पैथी को बेकार नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि सबको होम्योपैथिक, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदा तीनों को मिलकर के अगर इस बीमारी को हटाना है, एंडोमेट्रोसिस एक पैंडेमिक की तरह आ गई है। जैसे कोविड पैंडेमिक था ना, वैसे ये पैंडेमिक की तरह आ गई है। तो वी तीनों लोगों को एक होकर के फिर इसको इरेडिकेट करना है, क्योंकि इसका भी नॉन कॉज आया ही नहीं है कि क्यों हो रही है ये, नोबडी नोज। अभी भी रिसर्च चल रही है। अभी रिसेंटली एक NO2 करके NO5 करके एक आया है पेप्टाइड, वो एक नॉन हार्मोनल है, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी एक रिसर्च चल रही है। हम बीइंग अ होम्योपैथिक, मैं भी सोच रही रिसर्च कर रही हूँ कि आखिर कौन सी मेडिसिन दे जिससे कि ये एंडोमेट्रियोसिस खत्म हो जाए। बट लोग बोलते हैं कि ओवरी में अगर सिस्ट है तभी एंडोमेट्रियोसिस है। नहीं, एंडोमेट्रिक सिस्ट होना जरूरी नहीं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस ही है, और कुछ भी। एंडोमेट्रियोसिस आपके इंटेस्टाइन में भी हो जाता है, किडनी में भी हो जाता है, लंग्स में हो रहा है, कोरैक्स में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है। तब बहुत रेयर केसेस में ब्रेन में भी पाया गया। so in that case will I give a homeopathic? In that case will I give a endo diet? या in that case एक एंडो योगा से ठीक हो जाएगा? योगा इज योगा एंड डाइट इज डाइट। यस, आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, पेन आ रहा है, कम टू मी, मैं आपको दवा दूंगी, आपका पेन कम हो जाएगा। लेकिन जो आपकी ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जो लीजन्स बन गए हैं, इन लीजन्स को निकालने के लिए आपको एक एंडो स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, सर्जरी करानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। ऑपरेट होके आ जाओ, अच्छे से करा लो, फिर आप मेरे पास आओ, फिर आप डाइटिशियन के पास जाओ, अच्छी डाइट लो, आपका रिकरेंस कम हो जाएगा। कि सर्जरी के बाद वो क्या हुआ फिर उसके बाद? सर्जरी के बाद दोबारा जब सेकेंड सर्जरी हुई के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला यहाँ पर लखनऊ में कि आप बाहर से करा लो, यहाँ पर तो कोई नहीं करे, क्योंकि हेयर एवरीबडी वाज रेडी कि उन्हें यूट्रस निकाल दे। क्योंकि यहाँ पर एक चल रहा है ना कि कुछ भी हो बस हिस्टेरेक्टोमी कर दो। अगर फीमेल को कुछ भी दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग की हो रही है या कुछ भी फिब्रॉइड हो गया, कुछ भी है, बस यूट्रस निकाल दो। फिर उनके कहने पे मैं बॉम्बे गई। आई में डॉक्टर जय। डॉक्टर जय ने मुझे देखते ही, मेरे रिपोर्ट्स, जिन रिपोर्ट से सब कुछ नॉर्मल लिखा था, उन रिपोर्ट्स को देखते ही उन्होंने बोल दिया कि मैडम यू आर हैविंग अ ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस, डीप एंडोमेट्रियोसिस, जिसका यहाँ लखनऊ में डायग्नोसिस ही नहीं हुआ। डायग्नोसिस तो छोड़ के, और वो लोग यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी के लिए बोल रहे थे, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते थे, बिल्कुल। कैसे हो जाते हैं आप, ब्लीडिंग कैसे रुकेगी आपकी, क्योंकि आपको ग्रेड 4 का भी एक स्टेज 5 होता है, वो भी है। क्योंकि आई वाज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, मुझे कभी पेन नहीं हुआ, मुझे कभी फेंट नहीं हुई, मुझे कभी कोई नौजिया, एक सिंपल सा सिम्टम होता है नौजिया भी होता है, नौजिया भी नहीं होता था मुझे, मैं एकदम नॉर्मल। सिर्फ एक सिम्टम कि मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। वो भी रिसेंटली हुआ we था। recently in the phase of 1 year only. Doctor said, please get operated by me. And after that, whatever you want to do, you do. आप होम्योपैथिक खा लो पेन के लिए, आप फर्टिलिटी के लिए आप आयुर्वेदिक खा लेना, बट पहले मुझसे ऑपरेट हो लो, क्योंकि ये नहीं जाएगा। ही ऑपरेटेड मी ऑन 19th of February, रिसेंटली? recently 1 month, and see I'm sitting here. उसके बाद की हीलिंग जर्नी? डॉक्टर जय, ही डिडंट गिव मी अ मेडिसिन। उन्होंने मेरी सर्जरी की एंड सेम डे मैं फ्लाइट पकड़ के लखनऊ आ गई, सेकेंड डे, एंड ही सेड सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट भी, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आई वॉज इन द राइट हैंड। आपको जब डायग्नोसिस हुआ उस टाइम की फीलिंग कैसे थी? जब फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ, कि मतलब ये तो बहुत वियर्ड टाइप होता है ना कि व्हेन यू गेट टू नो ओके यू हैव अ एंडोमेट्रियोसिस एट द स्टेज ऑफ 4 एंड देन यू गेट टू नो कि कोई क्योर नहीं है। When I reached Bombay na, when doctor said कि Shalja, you are having grade 4, stage 4 deep endometriosis, even your intestines are involved, मेरे यूरेथ्रा में भी नोड्यूल बन चुका था, इतना सब कुछ मल्टी कंपार्टमेंट हो गया था इस 1 साल की जर्नी में। तो लाइक आई वॉज कि गॉड ये सब हो गया मेरे साथ, एंड आई एम द एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। तो ही सेड टू मी कि द मोस्ट डिफिकल्ट पेशेंट आर द एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, यस। जिनको पेन नहीं है, उनको तो लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि मेरा पेन सेंसिटिव इतना कुछ मेरे अंदर कभी फटीग भी नहीं हुआ? नेवर। आई वाज अ वेरी एक्टिव डॉक्टर। मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं अपनी क्लिनिक जाती थी सब कुछ। लेकिन एक मेरा ये था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मेरे साथ। सब मेरे माइंड में लग रहा था कि हाँ कुछ तो बॉडी मेरी साथ नहीं दे रही, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। देन मैं वहां पर थी ना, उस जर्नी वाली बता रही थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला ना कि हैविंग दिस, तब तो लाइक कि व्हाट टू डू, अब मैं क्या करूं। भाभी बहुत पैनिक हुई, बीइंग अ डॉक्टर मुझे भी लगा कि यार ये कैसे हो गया मेरे साथ। मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना, मेरे साथ ही क्यों। आई अगेन वेंट इन हिज चैम्बर एंड आई आस्क्ड हिम, सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ही सेड मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली हाँ। इसका कोई नोन रीजन है ही नहीं कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों हो जाता है। एंड जो लोग बोल रहे हैं ना कि इट इज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, इट इज बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड मेंसेस, दिस इज ऑल एवरीथिंग इज रिटन इन अ बुक। ये सब बुकेज है, ये थ्योरेटिकल है, कोई प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता कि आखिर क्यों हो रहा है ये। अभी भी इसका नोन कॉज हमें नहीं पता चला है, यस, 3-4 थ्योरीज है पर वो भी प्रूव्ड नहीं है। प्रूव्ड नहीं है। हम लोग सब अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है इसलिए हो रहा है। सो आई वॉन्ट कि अगर किसी को भी ऐसा है तो प्लीज गो टू एन स्पेशलिस्ट। इधर उधर मत भागो। एक आजकल बहुत क्यूट थिंग चल रहा है ना नेट पर, फर्टिलिटी योगा। हाँ, सो आई वांट टू से दैट कि भाई इस फर्टिलिटी योगा के चक्कर में मत पड़ो। इट इज ओनली अ योगा। वो आपका ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, ऑपरेशन सिर्फ करा योगा ही नहीं, होम्योपैथी के बारे में भी चल रहा है कि होम्योपैथी से क्योर कर सकते हो। दी। ओके, आपके पास पहले कभी डॉक्टर मतलब एज अ डॉक्टर कभी पेशेंट पहले आए थे ऐसे? मेरे पास पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट्स आते हैं, अच्छा, वो वो पह- हील होता है? वो हील होता है ओके। क्योंकि दैट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, राइट। पीसीओडी पीसीओएस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके। वो होम्योपैथिक से ठीक हो जाता। उसमें कोई एनाटॉमी नहीं खराब हो रही है, बट एंडोमेट्रियोसिस में एनाटॉमी खराब हो रही है। और हमारी होम्योपैथी की लिमिटेशंस होती हैं कि हम सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी आपको करानी है एक सर्जन से जाकर के जो एक्सपर्ट है, नॉर्मल गायकोलॉजिस्ट से भी नहीं करानी है, जो एंडो स्पेशलिस्ट है, जो उसकी सर्जरी करता है, आपको उनके पास जाकर करानी होती है। होम्योपैथी की थ्योरी क्या बोलती है एंडोमेट्रियोसिस? और ये बोलती है कि सी हम उसके पेन को कम कर सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच है, इट इज ऑल्टरनेटिव अप्रोच, वी कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके ऑर्गन्स फ्यूज अप हो गए तो हम होम्योपैथिक नहीं दे सकते। जो दे रहे हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मेरे को बना रहा है। मिसगाइडेंस इज हाईली रेटेड इन टुडेज डे। वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपके साथ एंडोमेट्रोसिस है, आपको पेन हो रहा है, जस्ट कम टू होम्योपैथी डॉक्टर। वो बोलेगा कि आपको पेन है, लेकिन अगर राइट डॉक्टर होगा ना तो वो बोलेगा पहले जाके इसके स्पेशलिस्ट को दिखा लो जा करके। आपको एक एंडोमेट्रियो स्पेशलिस्ट पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी इतना अभी नहीं आया है कि हम उस चीज़ को एकदम ठीक कर दें। किस लेवल तक सपोर्ट कर पाता है? वी कैन सपोर्ट। आप सर्जरी करा के आ जाओ अगर आपको डीप एंडोमेट्रोसिस है, तो यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। उसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। नो आयुर्वेदा विल डू एनीथिंग, नो होम्योपैथिक विल डू एनीथिंग, नो योगा विल डू एनीथिंग। अगर आपको सिर्फ एंडोमेट्रिक सिस्ट है, हम्म। ठीक है, तो उस सिस्ट का साइज तो हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय होम्योपैथिक, बाय आयुर्वेदा। बट उस सिस्ट को खत्म करने से ये नहीं हुआ कि सिस्ट खत्म हो गया तो आपके एंडोमेट्रोसिस खत्म हो गया। फिर भी है वो आपके बॉडी में, तो वी हैव टू रेडिकली एक्सरसाइज उसको कराना पड़ेगा सर्जरी के थ्रू। वो सर्जरी मैं आई होम्योपैथिक डॉक्टर होकर के या आयुर्वेदिक डॉक्टर होकर के नहीं कर सकते। हमारे पास ये है कि अगर आपको एंडोमेट्रोसिस है तो हम आपको फर्टिलिटी एनहांसमेंट कर सकते हैं। हमारे पास मेडिसिन होती हैं, आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। लाइक इन आयुर्वेद ऑल्सो उत्तराभस्ती होती है, आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी उससे। लेकिन वो तब तक ही होगा जब तक कि आपकी एनाटॉमी नॉर्मल है, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स आर पेटेंट। अगर आपके ट्यूब्स पेटेंट नहीं रहे, अगर वो बीमारी वहां तक पहुंच गई है, तो आपकी जाकर सर्जरी करानी ही पड़ेगी। नॉर्मल भाषा में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक बन। हाँ, जिसको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी लोग बोलते हैं ना कि हम आयुर्वेद होम्योपैथिक से खोल लेते हैं, हाँ हाँ। वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हमेशा ये नहीं होता है कि हमने एचएसजी टेस्ट कराया, एचएसजी टेस्ट होता है ट्यूब्स को लेकर के। वो ट्यूब्स जब हम टेस्ट करते हैं तो कभी बार वो ब्लॉक आ जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लॉक ही है। क्या होता है जब टेस्ट होता है हम लोग फीमेल्स का, तो एक स्पाज्म डेवलप हो जाता है। ओके। उस स्पाज्म से जो रिपोर्ट आती है, फिल्म कभी कभी उसमें ब्लॉक दिखाते हैं, तो फीमेल्स को लगता है अच्छा मेरा ट्यूब ब्लॉक है। फिर वो रिपोर्ट लेकर के एक होम्योपैथ के पास पहुंचते हैं, वो आपको मेडिसिन देते हैं, वो ट्यूब खुल जाते हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं।
अच्छा, मैं इससे रिलेट करूँगी क्योंकि मेरी जब तक सर्जरी नहीं हुई थी ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक, इवन इन एमआरआई ऑल्सो इट वाज़ शोइंग ब्लॉक्ड। तो डॉक्टर ने भी यही बोला था जब 1 दिन पहले सर्जरी के कि शायद इसको रिमूव करना पड़े क्योंकि जिस कंडीशन में दिख रहा है मुझे नहीं लगता ये हम रख सकते हैं। जब मेरी सर्जरी हो गई जो पहली बार मैं उनसे कंसल्ट की ना तो उन्होंने बोले सारे ऑर्गन सेफ है तुम्हारे, ब्लॉक नहीं थी, वो रिपोर्ट में बस दिख रहा था। तो कभी-कभी रिपोर्ट्स में भी आता और ऐसा नहीं रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छे जगह का था, पर हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है दिखता है। कि स्पाज्म डेवलप हो जाता है, उस स्पाज्म से लगता है कि हाँ ट्यूब्स ब्लॉक है। हुँ, तो फिर क्या होता है वहाँ पर कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो हुँ, उसको लगता है कि हमें होम्योपैथिक डॉक्टर ने प्रेग्नेंट कर दिया, हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर ने प्रेग्नेंट कर दिया। नहीं बाबा, कोई डॉक्टर आपको प्रेग्नेंट नहीं करता। इट इज दिस साइंस। हुँ। इफ योर ट्यूब्स आर नॉर्मल, इफ एनाटॉमी इज नॉर्मल, यू विल कंसीव। अब बिल्कुल। बशर्ते आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हों। ये सर्जरी की जब बात आती है स्पेशली जो ये एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट और होम्योपैथ की जब बात आती है तो जब भी डॉक्टर के पास जाओगे वो सिस्ट की साइज देखता है, सिस्ट कितना रिड्यूस हुआ क्या हुआ। कभी एंडोमेट्रियोसिस की थ्योरी में कुछ आता है ऐसा कि ये जो इन्फ्लेमेशन इधर उधर बढ़ गया है या कोई टिश्यूज इधर ग्रो कर गया, ये कभी होम्योपैथिक डॉक्टर बता भी पाता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो उस पर रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ इज अ साइलेंट एंडो वॉरियर। यस। मुझे लगता है कि ऐसा केस जब गायनिक से नहीं देखा तो हमें नहीं लगता किसी ने देखा होगा। और जो उस चीज़ पे क्लेम कर रहा है कि वो ठीक कर रहा है, तो आप मुझे फैक्ट्स के साथ दिखाओ कि आप कैसे ठीक कर रहे हो। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इट कांट बी क्योर्ड बाय ओनली होम्योपैथी और ओनली बाय आयुर्वेदा, ओनली बाय एलोपैथी। सिर्फ नाइदर कैन बी डिटेक्टेड। नहीं हो until unless all the three pathies come together ना, it can't be cured, it can't be cured। क्योंकि इसका क्योर आया ही नहीं है। जो बोल रहा है कि ये ठीक हो रहा है वो गलत कह रहा है। हम्म। वो डॉक्टर गलत कह रहा है कि आप ठीक हो जाओगे। ठीक नहीं होते हो। सर्जरी के बाद भी आपको बहुत टाइम लगता है इस जर्नी से बाहर निकलने में। सर्जरी से आपका पेन तो कम हो जाएगा, जो मेन सिम्टम होगा वो भी कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप होम्योपैथ के पास आओ तो वो आपकी फर्टिलिटी एनहांसमेंट की दवा देगा। आप मेरे पास आओ, आपकी फर्टिलिटी एनहांस हो जाएगी। आप मुझसे दवा लोगे, आपका पेन कम रहेगा। आप आयुर्वेदिक के पास जाओ, उत्तराभस्ती कराओ, आपकी फर्टिलिटी राइज अप हो जाएगी। प्रवृत्ति होता क्या है? इट इज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, सो मुझे अच्छा नॉलेज तो नहीं है उसकी। मैं होम्योपैथी का बता सकती हूँ। वो भी उनका एक फर्टिलिटी एनहांसमेंट होता है उससे, उत्तराभस्ती से। और अब मुझे लगता है कि इट वर्क्स। इट होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक इसका? में लाइक वी हैव वेरी गुड रेमेडीज जिससे कि हम उनकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर ओवेरियन रिजर्व ईटन अप नहीं हुआ होगा तो। अच्छा, एक और चीज़ याद आया मुझे, होम्योपैथिक में ये भी बोलते हैं कि एएमएच को इंक्रीज़ कर देते हैं। एएमएच कैन नॉट बी इंक्रीज। आप मुझे बहुत से लोग वो भी बोलेंगे कि आई एम गोइंग अगेंस्ट इट, बट एएमएच आपका कभी नहीं बढ़ता। दैट इज अ ब्लड पैरामीटर ना, कभी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट कर जाएगा। लेकिन आप बोलो कि 0.3 से 4 पहुंच जाए, 3 पहुंच जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ये नहीं होता है। आप अच्छी डाइट लोगे, आप मेडिसिन लोगे तो आपकी एग की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हुँ। लेकिन एएमएच कैसे आप नहीं बढ़ सकता। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं बोल रही हूँ मैं नहीं बढ़ा सकती, सॉरी। मैं आपके एएमएच को नहीं राइज करूंगी, लेकिन आपकी एग की क्वालिटी को मैं इंप्रूव कर दूंगी। अगर सिंगल वन एग है ना, उस क्वालिटी को मैं अच्छा कर सकती हूँ बाय गिविंग सप्लीमेंट्स, बाय गिविंग मेडिकेशंस। कल मैं पढ़ रही थी कि इक्वालिटी या जो वुमेन्स पे आ जाता है ना ये ब्लेम, आजकल तो काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि वुमेन्स का सब नॉर्मल होता है, मेंस में प्रॉब्लम होती है इसलिए प्रेग्नेंसी नहीं हो पा रही है। तो ये जब आईवीएफ का जो प्रचार चलता है उसमें वुमेन्स को क्यों टारगेट किया जाता है? चाहूंगी सी, मुझे लग रहा है कि जब टेक्नोलॉजी आ गई तो प्लीज गो एंड यूज द टेक्नोलॉजी, राइट। आज एआरटी सेंटर्स को लोग ब्लेम करते हैं, अरे उन्होंने तो बिजनेस बना लिया। बट नहीं, अगर कोई फैसिलिटी आई है, हम लोग भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ना, कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया है हमने। वैसे अगर वो टेक्नोलॉजी आई है तो आप इसको यूज़ करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आयुष सेंटर्स आर नॉट सो बैड। प्रॉब्लम ये है ना जैसे होम्योपैथी के केसेस में कि कुछ लोग उसको बहुत रॉन्गली पिक्चराइज कर रहे हैं। हमारे होम्योपैथिक में अगर मैं बीइंग होम्योपैथी डॉक्टर, मुझसे मैं बोल रही हूँ कि गेट योरसेल्फ ट्रीटेड बाय एनी हाउ। गो टू अ डॉक्टर जो आपको ठीक करे, जो आपकी सिम्टम्स को कम करे, आपको इस पैंडेमिक जो चल रहा है ना एंडोमेट्रियोसिस से बाहर निकाल दे। आप जाओ उनके पास। लेकिन हमारे पास कंप्लीटली एक अंधा विश्वास करके मत रहो। कोई बोल रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है कि आप होम्योपैथिक से ठीक हो जाओगे, तो नहीं ठीक होगे। हम आपको कम कर सकते हैं बट आप ठीक नहीं। तो प्लीज होम्योपैथिक योर सर्जरी डन।
रिक्वेस्ट कि आप जाओ फॉर गॉड सेक अपनी सर्जरी करा के आओ, लेकिन सर्जरी भी ऐसा नहीं किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से करा यस। दी है, सर्जरी भी राइट पर्सन से करानी है और राइट टाइम पे, बिना वेस्टेज ऑफ योर टाइम के। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो कुछ नहीं होगा। एंडोमेट्रोसिस एक तरह का कैंसर है, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ इट्स कैंसर। मिमिक कैंसर, यस। It is the cells are multiplying, it is growing here and there, so you have to get your right treatment। आजकल बहुत ये है, नेट पे चल रहा है, पेड प्रमोशंस हो रहे हैं कि हम रूट कॉज एनालिसिस। अरे डू यू नो द रूट कॉज पता ही नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है किस रूट कॉज से हो रहा है। सिर्फ स्ट्रेस से ही नहीं होता है, यस। इससे नहीं होता है, तो उसको रूट कॉज किसी को भी पता नहीं। अगर आपको डीप एंडोमेट्रोसिस है, मैं तो बोल रही हूँ, अगर ठीक है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो मतलब आप एसिम्प्टोमेटिक हो, दैट इज द वर्स्ट केस व्हेन यू आर एसिम्प्टोमेटिक। अगर आपको सिर्फ सिस्ट है तो फिर ठीक है, तभी भी आप जाओ एक स्पेशलिस्ट को दिखा के आओ, अपनी एंडो मैपिंग तो कराओ कि कहाँ कहाँ गई है। वो रूट कॉज के चक्कर में आप रहोगे तो वो आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। कि ये जब सिस्ट की बात होती है, कभी भी मैंने ऐसे केसेस नहीं देखे हैं कि सिर्फ सिस्ट हो, ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। जब ओवरी में सिस्ट बनता है ना, एंडोमेट्रिक सिस्ट बनता है ना, तो वो उसने आसपास के ऑर्गन्स को आपने देखा होगा, एक किसिंग ओवरी बन जाता है। किसिंग ओवरी में क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है ना, कि यूट्रस के आके पीछे आके चिपक जाती है। एनाटॉमी तो डिस्टर्ब हो गए, जो फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल होते हैं ऐसे, वो तो डिस्टर्ब हो गए आपके। तो अब क्या मैं होम्योपैथिक होकर के उस एनाटॉमी को वापस ला सकती हूँ? मैं नहीं ला सकती, मैं उस सिस्ट के साइज को कम कर दूंगी, लेकिन जो ओवरी पीछे चली गई, जो किसिंग ओवरी हो गई, मैं उसको कैसे वापस लाऊंगी? फॉर दैट यू हैव टू गेट ऑपरेटेड डियर, ऑपरेशन कराओ, भागो मत इस चीज से, ना बिल्कुल। ही पड़ेगा। लेकिन जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक बोल रहे हैं कि नहीं 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 मत करा, प्लीज उनके मिसगाइडेंस में मत आइए, ऑपरेशन कराइए, सर्जरी कराइए द राइट हैंड विद द राइट पर्सन एंड राइट टाइम। बिल्कुल। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पे जनरली तो डायग्नोस हो नहीं पाती है, पर अगर डायग्नोसिस हो जाए तो वहाँ पे होम्योपैथिक, आयुर्वेदा ये सब बचा सकता है? सी, अगर डायग्नोस हो जाए तब, डायग्नोस ही नहीं हो रहा है ना, यस। डायग्नोस ही नहीं होगा। डायग्नोस करने का मेन जो सिम्टम होता है ना एंडोमेट्रियोसिस का, कि अगर एक लेडी को पेन है, शी इज हैविंग डिस्मेनोरिया, तो उसको भी अब लोग नॉर्मल बोलते हैं, उसको पेन किलर्स दे दिया एलोपैथ में, हमारे होम्योपैथिक में आए तो हमने उसको दवा दे दी, उसके पेन को कम हो गया, ठीक है। लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाते हैं क्या ये पेन इसको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये अवेयरनेस ही नहीं है ना लोगों में। ये अभी नई नई बीमारी तो आई नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत पुरानी है ये, पहले ये छुपी हुई थी, अभी उभर के आ रही है सामने। आपने बोला एक ही पेज होता था पढ़ने के लिए। गायली के बुक में तो एक पेज होता था खाली छोटा सा, एंडोमेट्रियोसिस। और एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम अभी जो उभर के आ रहे हैं कि काफ़ी सारे हैं। अभी तो ये हो रहा है लाइक कि पहले जो एक बहुत कम होता है कि आपको बहुत सीवियर पेन होगा, आपको एक मेडिसिन लोगे आप, उससे भी आपको पेन नहीं कम होगा, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपके जो है थोड़ा बहुत नौजिया वगैरह भी लगता है लोगों को ना, ब्लॉटीनेस होता है, अब्डोमेन ब्लॉट रहेगा। और दूसरा ये रह ब्रेन फॉग भी है सिम्टम है। हाँ, ब्रेन फॉग भी हो जाता है। आपको था पहले कभी? मुझे लाइक मैं सबसे, हाँ मैं बताती हूँ अपने बारे में कि लाइक मैं तो टोटली एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे तो कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। तो मैंने आयुर्वेदिक भी ऑनलाइन कंसल्ट किया कि भाई मेरा पीरियड्स इरेगुलर है, क्या करूँ मैं इसको, जब मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको जो है दवाइयाँ देते हैं, शतावरी या अशोका, एंड यू टेक दैट, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो शतावरी या अशोका वाज नॉट वर्किंग ऑन मी, बिकॉज ऑब्वियसली अंदर कुछ और ही चल रहा था। चल रहा था, उनको तो ये लगा मेरा सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है। कितनी बड़ी चीज़ है कि एक सिर्फ एक बार 30 के एज में जाके आपको सिर्फ एक बार पीरियड इरेगुलर हुआ और आपको पता चलता है स्टेज 4 है। स्टेज 4 चल रहा है। तो ऐसे बहुत सी वुमेन्स होंगी जिनको पता ही नहीं है, ये ऐसा भी होता है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो एसिम्प्टोमेटिक होंगी। तो आई वांट कि जो एसिम्प्टोमेटिक है या जिसको भी ऐसा है, एक बार जाके अपनी एंडो मैपिंग कराओ, राइट हैंड से जा करके उसके स्पेशलिस्ट को दिखा लो, देन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज योर्स, वेदर यू वांट टू गेट सर्जरी डन और वेदर यू वांट टू गेट फूल्ड हियर एंड देयर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक डॉक्टर होके आपके डायग्नोसिस में ऑलमोस्ट 1 to 2 इयर्स लग गए। आराम से लग गया। आपको रीज़न क्या लगता है क्यों इतना डिले होता है? अनअवेयरनेस, डॉक्टर्स जो हैं, लाइक आई डोंट वांट टू से कि उनकी फॉल्ट थी या मेरी फॉल्ट थी या टाइम की फॉल्ट थी, कुछ तो गड़बड़ था। सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट? या इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर रनिंग इन द 30s, और अगर
30s में हो तो जो सोसाइटी का होता है ना कि अगर शादी हो गई 30s में हो तो प्रेगनेंसी करो। अगर प्रेग्नेंट नहीं हुए हो तो आप किसी भी गानी के पास जाओगे तो वो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी के लिए बोलेगी। तो जब आप सर्जरी के लिए जा रहे थे आफ्टर डायग्नोसिस, कितना टाइम लगा था? 1 to 2 ईयर्स? हाँ, आई वेंट फॉर द सर्जरी एग्जैक्ट आफ्टर 14 months। 14 मंथ। इन पास्ट 14 months आई वाज ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली। लोगों का क्या रिएक्शन था इसमें? कि मतलब एज अ डॉक्टर, स्पेशली होम्योपैथ I want डॉक्टर। to tell. Before going to surgery, I went back to my old gynecologist. I told her that, ma'am, I'm going for surgery. हाँ। तो again she said कि तुम्हें पता है इसमें 3 months लग जाएंगे रिकवर होते होते। डोंट गो फॉर इट। तो 3 महीने कौन सी बड़ी टाइम है? आपने 11 महीने बर्बाद मैंने किए। तो 11 महीने निकाल दिए थे। लेकिन वही है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है, कभी उन्होंने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट कैसा होता है, उन्होंने कभी उसकी सर्जरी की ही नहीं है। वो तो बाहर से डॉक्टर्स बुलाते हैं ना करने के लिए सर्जरी, तो बाहर से बुलाते हैं, एक चांप आता है वो सर्जरी करके चला जाता है, तो उनको लगता है कि अच्छा ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे कि लाइक जो नॉर्मल फीमेल्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगी। से हम लोग सब्जी घर में रखते हैं, आलू होता है, आलू सड़ गया अगर, तो आप क्या करोगे? सड़े हुए आलू की सब्जी बना के खा लोगे? फेंकोगे ना उस आलू को उठा करके? तो निकालो ना, जो शरीर में कुछ चीज़ अगर सड़ गई है, खराब हो गई है, तो उसको हटाओ ना, उस लीजन को हटवाओ, जाके ऑपरेशन कराओ, सर्जरी कराओ, डर क्यों रहे हैं? या आपके ऑर्गन्स अफेक्ट हुए थे कोई? या मतलब रिमूव करना पड़ा था? इन 14 months इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इधर उधर मिसगाइड होते होते जब मैं पहुंची तो फाइनली ये हुआ कि मैं तो होप खो चुकी थी। मुझे तो लगा था कि जो मुझे यहाँ लखनऊ बोलते थे सब निकल जाएगा, मैं यही सोच के गई थी। फिर वहाँ पर ये हुआ कि लाइक माई ओवरीज वर ओके, यूट्रस वाज ओके, बट द ट्यूब्स वर टोटली डैमेज्ड। ओके। मेरी को फ्रोजन पेल्विस था, उस फ्रोजन पेल्विस की वजह से मेरी ट्यूब्स पे इतना प्रेशर था कि वो बिल्कुल चिपक चुके थे, बिल्कुल डैमेज थे। तो उसको निकालना पड़ा, दोनों? दोनों ट्यूब्स निकाल। ये आपको क्या लगता है, आपको कैसे 14 मंथ में इतना डैमेज? ये हम हो सकता है बहुत पहले से हो। क्योंकि आई एम सेइंग नो, आई वाज सिम्टोमेटिक, नो मुझे तो सिम्टम ही नहीं था। एक से मुझे कोई सिम्टम ही नहीं आया कभी भी। भई आप डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब आपको कुछ दिक्कत आएगी तभी तो जाओगे। और आप तो डॉक्टर के पास जा रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोल रहा है ये नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे? उस फेज़ ने, इस 14 मंथ्स के फेज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लोगों के क्या रिएक्शन थे जब वो 14 मंथ आपकी जर्नी जो चल रही थी? सी लोग तो कुछ ना बाकी तो कहेंगे ही ना, बट फाइनली आपको ही सब कुछ झेलना है। पर आपने उससे कैसे कम आउट? क्योंकि ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं। सी पीछे अगर हट रहे हैं ना जो लोग कि हमें नहीं कराना है, हम ठीक हो जाएंगे, तो अभी तो मैं इन 14 मंथ्स मैंने भी ट्यूब्स खोए। अगर आप पीछे हट जाओगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज सर में बन लाइफ चुकी है। पहले भी ये था, अभी सिंस मेरे को ग्रेड 4 था, ठीक है, स्टेज 4 चल रही थी मेरी, मुझे कभी कोई पेन नहीं उठा, क्योंकि मेरे इंटेस्टाइन में नोड्यूल बन चुका था, मेरे रेक्टम में नोड्यूल बन चुका था। ये होता कि एक दिन मुझे बहुत सीवियर पेन तो होता। आपको वहाँ भी सिम्टम नहीं थे मतलब? हाँ, अनदर थिंग, मुझे कोई एक सिम्टम होता है ना कि आप जब मोशन जाते हो तो आपको पेन होता है, मुझे कभी कोई पेन नहीं उठा। गट इश्यू वगैरह मुझे कुछ नहीं? गट इश्यूज भी नहीं थे, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं था। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाली, मैं योगा भी करती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, फिर भी मुझे ये हुआ। तो आप क्या बोलोगे ये आपकी तो डाइट भी अच्छी। नहीं, डाइट भी ठीक थी। अनदर थिंग आई वांट टू से, डाइट का रोल जब आया, मेरा हीमोग्लोबिन डाउन होता जा रहा था। तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये लगा कि यार मेरे बस में सर्जरी तो मैं खुद से कर नहीं सकती अपनी, क्योंकि मैं होम्योपैथिक मेरे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैंने अपनी दवाइयों प्लस डाइट से मैंने अपना हीमोग्लोबिन 12 किया, डिस्पाइट ऑफ ब्लीडिंग फॉर 14 मंथ्स। आई हैव द वो रिपोर्ट। टिप्स देना चाहोगे आप? वो डाइट क्या थी? लाइक मेरा डाइट फिक्स था कि मुझे दिन में, मॉर्निंग मेरे को मैं बीटरूट जूस लेती थी, आफ्टरनून में 2 बजे मैं वापस से बीटरूट जूस लेती थी, इवनिंग में फिर मैं 3 बार बीटरूट 1 ग्लास जूस लेती थी डेली। कि जो मेरे हाथ में मैं वो तो कर लो। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि डाइट वर्क्स, बट डाइट आपको ठीक नहीं कर देगा। जब आप सर्जरी के लिए गए थे उस टाइम हीमोग्लोबिन क्या थी? उस टाइम मेरा 12 था।
डॉक्टर जय सॉ द रिपोर्ट, ही वाज आल्सो स्माइलिंग। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर जो मेरे हाथ में था वो मैं करके ले आई हूँ आपके पास, अब आप बताओ क्या करना है। तो ये हीलिंग जर्नी, अभी आप हीलिंग जर्नी में हो, कैसे लगता है? इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी अभी भी। सी व्हेन यू गेट ऑपरेटेड ट्वाइस और इतना सारा मेंटल प्रेशर होता है दिमाग में कि क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू कम आउट फ्रॉम सच अ डिजीज, इट्स नॉट ईजी। तो ऐसा है कि या एक पॉइंट पे मुझे होता है, ब्रेन फॉग भी होता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं मेरे साथ ब्रेन फॉग, वो भी ऐसे आपका? तो मुझे मैं यही सोच के अपने को वापस से फिर स्टैंड अप करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ ये बाकियों के साथ ना, देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल लेडीज जिनको हमें बचाना है कि आपके साथ ऐसा ना। प्लीज डोंट गेट बिफूल्ड बाय द जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, पेड प्रमोशन जो हो रहे हैं या आप ये ले लो इससे ठीक हो जाएगा क्लेम कर रहे हैं। आप उन पर डाटा देखो ना, आप मेरी बात मत मान, मैं ह्यूमन हूं ना, मेरी बात मत मान। कंप्यूटर पे गूगल कर लो आप, उससे क्या लिख के आ रहा है, एंडोमेट्रोसिस किससे ठीक होता है, डाइट से भी ठीक होता है, योगा से ठीक होता है, योगा को आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, होम्योपैथिक से ठीक होता है, किससे ठीक है। पेन मैनेजमेंट के लिए योगा बेहतर है? हाँ, पेन मैनेजमेंट यू कैन डू, फॉर पेन यू कैन कम टू होम्योपैथ, ही विल गिव यू मेडिसिन, आई विल गिव यू मेडिसिन, आपका पेन कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पेन कम्प्लीटली इराडिकेट नहीं होगा अनटिल अनलेस वो लीजर्स आपके हटेंगे नहीं। होम्योपैथी की एक और थ्योरी मैंने सुनी थी कि दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, या कि आपको पेन किधर हो रहा है उस हिसाब से करते हैं। तो जब ऐसे केसेस है जहाँ पे पेन है ही नहीं, तो वहाँ पे एंडो की वही कैसे कर रहे हैं? जैसे मेरे ऐसे सिम्टोमेटिक लोग होंगे हाँ। तो हम उसको, जब उसको पेन ही नहीं है तो कैसे हम उसको ठीक करेंगे ना। और जिनको पेन है उनका ये इलाज हो पाता है? पेन है तो हम उनको पेन को तो कम कर देंगे, उनकी सिस्ट है उस सिस्ट को तो हम कम कर देंगे। लाइक एंडोमेट्रोसिस सिस्ट है ना, लेफ्ट ओवरी में, राइट ओवरी में, कहीं पर भी है, वो हम ठीक कर देंगे। फिब्रॉइड है तो ठीक हो जाएगा, बट उसके बाद जो और कुछ अंदर डेवलप हुआ है ना पेल्विस में, उसको हम नहीं ठीक कर से नहीं ठीक कर सकते क्योंकि होम्योपैथ anatomy गड़बड़ हो गई है। होम्योपैथ में किसी भी टाइप का सिस्ट को खत्म करने का है ना, सिस्ट वो एक ही दवाई चलती है सबके लिए? नहीं नहीं, सबकी अलग अलग होती है, अच्छा, सबकी अलग अलग होती है क्योंकि होम्योपैथ पे रिसर्च कितना हुआ है? सी होम्योपैथी इज अ वंडरफुल साइंस, ओके। इट्स अ वंडरफुल साइंस, हम्म। ठीक है। अगर लेकिन कुछ लिमिटेशंस हमारी हैं कि जैसे कि हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम पेशेंट को फूल करें कि नहीं नहीं सर्जरी मत कराओ, सर्जरी मत कराओ, सर्जरी इज बैड, तो वो गलत है, वो गलत है। साइड इफेक्ट होते हैं होम्योपैथ के? साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते, हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके। नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है कि होम्योपैथ और आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट। नहीं नहीं, डॉक्टर्स बोलते हैं, मी बी माई सेल्फ डॉक्टर, तो मैं अगर बोलूँ कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो गलत है। साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के जो बोलते हैं साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। एक्सेस ऑफ पैरासिटामॉल खाओगे साइड इफेक्ट होगा ना, वैसे अगर एक्सेस ऑफ बेलाडोना हमारी होम्योपैथिक दवा है उसको आप खाओगे तो साइड इफेक्ट होगा ही। तो ये जो साइड इफेक्ट एंडो के पेशेंट को जो दवाइयाँ चलती है उसमें जो साइड इफेक्ट हो वो क्या हो सकता है? सी एंडो के पेशेंट्स अगर है, वो एक एंडोमेट होम्योपैथी के पास गए, मेरे पास आए और मैंने उनको राइट डायग्नोस नहीं किया। मैंने उनको बोला, मेरे ईगो की बात आ गई, जैसे कि मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, तो मैं उनको अपनी दवाइयाँ देती रहूंगी, खाते रहेंगे, वो खाते रहेंगे, उनके जो है पेन कम हो जाएगा, उनको लगेगा मैं ठीक हो गए। उनके अगर मेंसेस इरेगुलर है, मेंसेस को नॉर्मल ठीक कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, धीरे 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 वो ऑर्गन्स को ना डैमेज करना शुरू कर देगा। जितनी फंक्शनल चीज़ है वो तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो एनाटॉमिकली डिस्टर्ब हो रहा है ना उसके अंदर, वो हम ठीक नहीं कर सकते। और प्लस ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स उसके साइड इफेक्ट ये नहीं होगा कि उनको कोई बहुत वैसा साइड इफेक्ट नहीं होगा जो दिखेगा। क्या होता है उनके? स्ट्रेस हो जाएगा, अंदर ही अंदर सब प्रेस होता रहेगा, लाइक उनका पेन कम हो जाएगा, उनको लगेगा वो ठीक हो गई है, लेकिन वो एंडोमेट्रोसिस ठीक नहीं हुआ होगा क्योंकि उसके लीजन्स अंदर ही अंदर ग्रो करते रहते हैं। नहीं, जैसे डाइनोजेस्ट अगर हम ले रहे हैं डायनोजस पे भी मेहनत तो होगी। हाँ, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बोन बोन पेन या कुछ लोग को स्पॉटिंग वगैरह भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है वो जर्नी भी। तो होम्योपैथ की अगर कोई दवा चल रही है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो के सकता है? साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि लाइक अगर आपको पेन हुआ है ना, तो हमने पेन के लिए आपको दवा दे दी, आपको लगा इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो गया अंदर से, लेकिन अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, लाइक जो फ्यूज अप हो गए ना ऑर्गन्स, वो बढ़ता ही जाए। उसका साइड इफेक्ट हमें वर्बली नहीं दिखेगा, अच्छा। नहीं दिखेगा कि हाँ उसके बोन डेंसिटी कम हो रहा है या उसको कुछ और दिक्कत हो रहा है, लेकिन अंदर जो एक डिस्ट्रक्शन चल रहा है एंडोमेट्रोसिस के, वो चलता ही रहेगा, वो कम्प्लीटली वहाँ से क्योर नहीं होगा।
ओके, सिर्फ पेन को वो सप्रेस कर। पेन को ख़त्म कर दे, पेन को ख़त्म कर दे, एक हद तक। अगर आपको नॉर्मल लाइक अगर आपको इंटेस्टाइनल एंडोमेट्रियोसिस है या आपको थोरैक्स में हो गया है, तो मैं उस पे आपको होम्योपैथिक दवा दूँगी तो वो नहीं ठीक होगा, वो नहीं ठीक होगा। आपको जाकर के उसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो जाएगा कि जो आपको पेन हो रहा है ना, आपको जो थोरैक्स होता है तो उसमें हिकअप्स आने लगते हैं, AKV सिम्पटम्स। ओके, लोगों ओके। को हिचकियाँ, हिकअप्स रहते हैं, तो आप वो हिकअप्स के लिए मेरे पास आएँगे, मैं हिकअप्स की दवा दूँगी, वो ठीक हो जाएँगे। अच्छा, एक ही दवा दूसरी दवा हाँ, चल। मैं उसकी दवा दूँगी, वो ठीक हो जाएँगे। तो उसमें ये भी होगा कि उन पे एंटासिड भी हो रहा, एसिड बन रहा हो, ये भी हो सकता है, तो एसिड बनना कम हो जाएगा, एसिडिटी, ब्लॉटिंग कम हो जाएगा। लेकिन जो थोरैक्स में, जो पेरिकार्डियम मसल्स पे बना होगा, वो ठीक नहीं होगा, ओके। वो ठीक नहीं होगा। आपकी जब जर्नी शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली वो जो 14 मंथ रहे होंगे उसमें और भी दवाइयाँ चली होंगी? उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स? गायनेक्स ने मुझे ओसीपीज़ दी, मेरे को टनेक्सा इंजेक्शंस लगे, ट्रापेकी खाई, ब्लीडिंग रोकने के लिए, एक्टमसालेट लिया मैंने और डायनाजोस्ट वगैरह ये सब कभी सजेस्ट किया गया? जस्ट मुझे बोला गया था। ओके। डायनोजस इज़ नथिंग, डायनोजस तो एक नया प्रोडक्ट है जो बिक रहा है, हर कोई खरीद रहा है उसको। जैसे कि एलोगोलिक्स बिक रहा है मार्केट में, जी। जैसे कि लुपरॉन बिक रहा है मार्केट में, हाँ। है ना? तो ये तो प्रोडक्ट है, वो बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उससे ट्रीट तो हो नहीं रहा है ना। वो तो 3-4 महीने के लिए आपको शांत कर देगा, आराम कर देगा, बस। वो ठीक तो हो नहीं रहा है। तो आपको आपने किया या ट्राई? डाइजेस्ट तो नहीं लिया था। हुँ। मेरे को उन्होंने डॉक्टर्स ने प्रोजेस्टेरॉन्स दिए थे, अच्छा, प्लेन प्रोजेस्टेरॉन। अंडरस्टूड। हाँ। शी गिव मी पेन प्रोजेस्टेरॉन, उससे एक्सप्लेन कर दोगे लोगों को समझ में? मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रोजेस्टेरॉन दिया था, जो एक हॉर्मोन मेडिसिन होता है, लेकिन वो भी काम नहीं किया मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे को ग्रेड 4 था, मेडिसिन मेरे पर एक्ट करना ही खत्म हो गई थी। जब सर्जरी हो गई, उसके बाद आते हैं अभी रिकवरी फ़ेज़ आपका, वो कैसा रहा? कैसे स्टार्ट किया आपने? जब मेरी सर्जरी हो गई तो सर्जरी के टाइम तो मेरे हर किसी को डर होता है कि क्या होगा, करेक्ट। इट्स अ वेरी बिग सर्जरी। जैसे कि मुझे लोगों ने डराया था यहाँ लखनऊ में कि बहुत बड़ी सर्जरी है, ये है, वो है। फिर ये हुआ कि सर्जरी तो हो गई मेरी, सेकेंड डे मैं अपने वापस होम टाउन भी आ गई। फिर हुआ कि स्लो स्लो थिंग्स वर गोइंग ऑन, इन हीलिंग हो रहा था मेरा। उस टाइम पे मैंने ये किया, मैंने अपनी होम्योपैथी करना शुरू किया। लाइक सर ने मुझे, मैंने कोई मेडिकेशंस, पेन किलर्स उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब नहीं किए, ना मैंने लिया, मैंने अपनी होम्योपैथिक ली। तो मेरा ये हुआ, जो मेरी हीलिंग थी ना, वो ईजी हो। हाँ, तो सो आई वांट टू पोर्ट हियर कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि होम्योपैथिक से एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा, तो उससे ठीक नहीं होगा। सर्जरी करा लो, ऑपरेशन करा लो अच्छे हाथों से, अच्छे डॉक्टर से, फिर हमारे पास आओ, आपकी हीलिंग अच्छी हो जाएगी। हीलिंग की जब बात आती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिज़िकल पेन, आप मेंटली, स्पेशली आपके केस में तो मेंटली एग्ज़ॉस्ट हुए थे। आई वॉज अ मेंटली एग्जॉस्टेड पर्सन। मेरे को फिजिकली ना मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा था, ना मेरे को पेन हो रहा था, ना मेरे को फटीग हो रहा था। मेरे को सिर्फ मेंटल स्ट्रेस हो रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको कैसे रिकवर किया आपने? उसको ऐसे किया कि लाइक मेरे होम्योपैथिक में मेडिसिन है काली फॉस, ओके। मैं उसको लेकर ही मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता था। लेकिन जब मैं सोचती थी अपनी बीमारी के बारे में ना, कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ग्रेड 4, स्टेज 4 पे मैं चल रही, अब क्या होगा मेरे साथ, तो वो सब सोच के बड़ा फियर भी होता था। बट ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सिटिंग हियर। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं आपको। इट्स गोइंग टू बी 2 months, या। क्या लगता है रिकवरी हो चुकी है या अभी भी चल रहा है? सी, रिकवरी इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, धीरे 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 होती रहेगी। लेकिन रिगार्डिंग अबाउट एंड्रोमेट्रोसिस, तो ये इसका रिकरेंस भी होता है। तो अब ये मैं ये कर रही हूँ कि लाइक आई एम हैविंग अ गुड डाइट, नॉट एनी एंडो डाइट बेसिकली। देयर इज़ नो एंडो डाइट, स्पेशली क्योंकि वो आपके ऊपर है, आपकी बॉडी पे। इवन अगर कुछ अच्छे डाइटिशियन है ना, वो भी आपको एनालाइज करते हैं, आपके साथ काम करते हैं। सी द थिंग इज ना, एक सिंपल सा होता है जिंजर। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंजर, यू कैन टेक जिंजर एंड यस। तो जिंजर ले लो, हल्दी, जिंजर। हल्दी ले लो, जिंजर ले लो, तो वो क्या करेगा ना, वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कम कर लेगा। लेकिन कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि जिंजर इज फॉर एंडोमेट्रियोसिस, या हल्दी का पानी ले लोगे तो एंडोमेट्रियोसिस को ठीक कर दो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऐसे होता है ना कि आप नान खा रहे हो, है ना, तो आप गार्लिक नान खा लें, ऑप्शन इज योर्स। थोड़ा हम बेटर कर सकते हैं, बट वो ठीक नहीं करता है ना। सो डाइट से मैं आप मैनेज कर रही हूँ अपने आप को कि हाँ, मेरे को जो इन्फ्लेमेशन को मैं रोक सकती हूँ अपना, क्योंकि सर्जरी करा ली है, लीजन्स हट गए बॉडी से। 5% चांस हर किसी का होता है, वो हो सकता है कि वापस लौट के आए, बट अब मैं डाइट कर रही हूँ जिससे इससे है कि अब वो वापस मेरे को रिलीफ पाएगा।
इंटरवेंशन कम रहेगा। लास्ट फेज में आते हैं, बात आती है सपोर्ट की। तो जहाँ तक मुझे पता है आपका सपोर्ट सिस्टम जो सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। आपके केस में वो भी नहीं था। तो वो कैसी फीलिंग थी? कैसी जर्नी थी? कैसे ओवरकम किया ये सब? जब मेरे को मैं बॉम्बे गई, जब मुझे पता चला कि मेरे को ग्रेड 4 स्टेज 4 है, तो मुझे ये लगा कि यार, तो मैं वो जैसे एक नॉर्मल फीमेल, मैं डॉक्टर बन के नहीं बोलना चाहती, एक फीमेल होके मैं कहूँगी अच्छा, मतलब जैसे मुझे यहाँ लोगों ने डराया था कि तुम्हारा सब निकल जाए। बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि यू एंडोमेट्रोसिस है तो सब कुछ निकल जाएगा। नो गाइस, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। वो सिर्फ आपके एक स्पेशलिस्ट जो होगा आपके लीजर्स को निकालेगा और आप ठीक हो जाओगे, यू विल बैक टू बी नॉर्मल। यस। आपकी नॉटोमी नॉर्मल हो जाएगी। 100% चांस है कि आप नेचुरली कंसीव कर जाओगे विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी योगा, या अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो। ठीक है, तो उस टाइम पर व्हेन आई वेंट देयर ना, तो सिंस आई हैव लॉस्ट माय मदर, आई डोंट, मेरे पापा भी नहीं है, तो मैंने मैंने अपने डॉक्टर को देखा, हु वाज गोइंग टू ऑपरेट। मैंने उनको देखा, ही ओनली सेड टू मी, डॉक्टर ट्रस्ट मी। उसने मुझे यही बोला कि जस्ट ट्रस्ट मी। वो ट्रस्ट लेकर के मैं उनके सब अंदर गई एंड he said, madam, I have done what I can do and I have done my best. That is the only thing. आपकी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम कौन है? Biggest support in this journey is my husband. Like मेरी 2 elder sisters हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ तक हॉस्टल में। बट जब एक ऐसी चीज़ आती है ना 30s के एज में कि यू आर हैविंग दिस एंड योर यूट्रस इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड, या फैलोपियन ट्यूब्स रिमूव हो जाएंगे, ओबीज रिमूव हो जाएंगी, तो सबसे पहले पीछे कौन हटता है? वो होते हैं हस्बैंड्स। ठीक है, तो मेरे जो हस्बैंड था वो पीछे नहीं हटे। ही सेड यू गो फॉरवर्ड, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, जो कुछ भी है हम मिलकर कर लेंगे, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। तो ही वॉज ऑन एवरी स्टेप, ही वॉज बिहाइंड मी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ओटी में भी मैं अकेली नहीं थी। ओके। या हाँ, वन थिंग वंडर आई वांट टू टेल दिस आल्सो, दैट गाइस, आपको लगता है ना कि ऑपरेशन जब होता है तो ओटी में हम अंदर होते हैं। नो, आई रिक्वेस्टेड माय डॉक्टर, ही सेड ओके, आई विल अलाउ योर हस्बैंड, ही वाज देयर विद मी। नाइस। मैं पहला केस सुन रही हूँ ऐसा, स्पेशली फॉर एंडो। प्रेगनेंसी वगैरह में तो रहते हैं बट फॉर एंडो। He was there with me. And even my doctor gave me the video also. हाँ। He gave you the video कि go and show this to everybody, जिसने बोला था कि तुम प्रेगनेंसी करो। अच्छा, मैं वीडियो पे ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा क्या होता है ना कि आपको अगर डाउट है कि आपकी सर्जरी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, अभी सर्जरी हो गई, अभी आप कुछ कर नहीं सकते हो। स्पेशली जब खराबी हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू गो फॉर अनदर सर्जरी। पर आप वीडियोस वगैरह मांगो ताकि आपको पता चले और बैठ के एक बार देखो कि देखना आपको चाहिए, पता चले। क्योंकि जैसे मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई ना, तब उन्होंने मुझे कोई सीडी या कोई वीडियो नहीं दिया, तो मुझे तो पता ही नहीं ना उन्होंने किया क्या मेरे। हाँ, जब भी डॉक्टर के पास जाओ आप पूछो एक बार कि आप क्या क्या करने वाले हो। आई आस्क्ड माय गायनेकोलॉजिस्ट, मैंने पूछा उनसे, या गुड़ी इट्स अ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, बट शी डिडंट गिव मी अ सीडी, शी डिडंट गिव मी अ वीडियो। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया। उनका वो एक टर्म, यू आर हैविंग अ फ्रोजन पेल्विस, दैट वाज द एंड। कैसा पेल्विस? वो वर्स्ट कंडीशन होता है, ऐसे आराम से कैसे बोल ले जाए। सेड दिस, दैट वाज द एंड। अच्छा, एक और चीज़ आती है एंडो के पेशेंट में कि सबसे बड़ा ये रहता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें वो डॉक्टर सही है मेरे लिए या नहीं। आप जब जय मेहता से मिले, आपको कैसे लगा कि नहीं यही पर्सन है जिसके हाथ में मैं अपना केस दे सकती हूँ? कि जब मैं पहुंची तो एवरीबॉडी वाज आस्किंग फॉर माय रिपोर्ट्स, ना रिपोर्ट्स को देखते थे, उसके बाद भी वो कहते थे इसमें तो ये नहीं, उसमें तो ये नहीं। मेरे पास जो सबसे पहली रिपोर्ट थी ना, जो सबसे पहली रिपोर्ट मैंने दिसंबर 24 में मैंने कराई थी, जो अल्ट्रासाउंड, उसी में बड़ा सा एक नोड्यूल दिख रहा था इंटेस्टाइन में। ओह। और वही नोड्यूल यहाँ पर सारे ही डॉक्टर्स, एवरीबॉडी ने उसको इग्नोर कर दिया, एंड दैट वाज द मेन साइन कि आई एम हैविंग एंडोमेट्रियोसिस। देयर वाज अ बिग एंड नोड्यूल इन माय इंटेस्टाइन। बाप रे। So when he saw that, na, when he said ki you are having a nodule in intestine, you are having a bowel endometriosis, and people are treating you for a pelvic endometriosis. बिल्कुल, हाँ। No medicines will work on it. Soladex नहीं काम करेगा। क्योंकि वहाँ ये जो भी मेडिसिन हमारे बने भी हुए हैं ना वो हार्मोनल मेडिसिन है।
वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करते हैं। जब ये बीमारी वाइटल ऑर्गन पे पहुंच गया तो मतलब सप्रेशन भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है क्योंकि हार्मोनल डिजीज है ही नहीं है, इट्स अ नॉन हार्मोनल डिजीज, करेक्ट। इट्स नॉट हार्मोनल डिजीज। अब थोरैक्स में हो रहा है, वहां पर कौन सा हार्मोन जा रहा है? वहाँ तो वल्नरेबिलिटी वीक हो रही, इम्यूनोलॉजी डिस्टर्ब हो रही, तभी तो थोरैक्स में हो रहा है। हार्ट की पेरिकार्डियम में हो रहा है, वहाँ कैसे हो रहा है? वहाँ तो कोई हार्मोन नहीं जा रहा है ना, वहाँ कैसे हो रहा है? वहाँ पर तो हम डायनोजस से नहीं रोक पाएंगे ना, या वहाँ पर हमारे होम्योपैथिक में सीपिया आती है, इट्स अ हार्मोन मेडिसिन इन होम्योपैथिक सीपिया। सीपिया से काम नहीं चलेगा ना, या आयुर्वेद के अशोका नहीं काम करेगी, शतावरी नहीं काम करेगी। वहाँ पर तो उसको एक्सरसाइज आउट कराना ही पड़ेगा ना, सर्जरी करानी ही पड़ेगी। सो सेम थिंग वाज विद डॉक्टर जय ऑल्सो व्हेन आई वेंट टू हिम ना, ही सेड कि यू आर हैविंग सच अ बिग नोड्यूल ऑन इंटेस्टाइन ना, you have to operate it, and since you are asymptomatic I have to operate you immediately. And the patient who's मतलब एक्नॉलेजमेंट मिला आपको, फिर लगा कि अच्छा ही इज said द कि पर्सन हु। 5 minutes टाइम, उन्होंने जब 5 मिनट का टाइम दिया, बोला कि 5 मिनट में सोच के बता दो कराना है कि नहीं, बाकी चॉइस इज योर्स। एंड उस 5 मिनट के फेज में ना, जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा ही इज द राइट पर्सन, क्यों ऐसा क्यों लगा? क्योंकि he didn't give me a fake promise, he didn't give me a fake promise। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा, जो मैं सुनती आ रही थी 2 साल से। उन्होंने ये नहीं बोला कि अपना ट्यूब्स को बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई ओवरीज को बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं बोला मैं अपना यूट्रस को बचा लूंगा। उन्होंने मुझे ये बोला सिंस योर ऑर्गन फ्रोजन पेल्विस है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ट्यूब्स खराब निकले तो मैं ट्यूब्स को हटा दूंगा, क्योंकि ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है, तो मैं आपके ओवरीज को सेफ लेके चल लूंगा। सिंस यू आर नॉट हैविंग एडेनोमाइसिस, तो यूट्रस भी सेफ ही रहेगा। यस, हाँ। क्योंकि यहाँ लखनऊ में तो ये चल रहा था ना कि कुछ भी हो बस हिस्टेरेक्टोमी कर दो, लखनऊ के एवरीवेयर इट इज गोइंग ऑन ना, कि अगर कहीं भी कुछ भी फीमेल कंपेन है बस यूट्रस रिमूव कर दो। हम्म। दैट इज नॉट द ऑप्शन, नो। एज अ डॉक्टर आप क्या बोलोगे, कितना सजेस्ट करते हो कि यूट्रस रिमूवल जो होते हैं केसेस, 100 में कितने परसेंट केसेस ऐसे आते हैं जिसपे सच में ज़रूरत होती है यूट्रस रिमूवल की? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यार डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, जब पेशेंट को ब्लीड हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं ना, एंडोमेट्रोसिस भी अगर होता है तो उसको मरीना लगा देते हैं। बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया मरीना, मरीना लगा देते हैं उन। मरीना कब लगानी चाहिए? उसकी सर्जरी हो गई, अगर सर्जरी से पहले आपने उसको मरीना लगा दिया पेशेंट को, तो उसका ऑटमोस्ट यूट्रस निकल जाएगा बाबा, वो तो कुछ टाइम की सप्रेस हो जाएगा। अगर सर्जरी से पहले आप उसको लूप्रोइड, सोलाडेक्स, इलागोलिक्स खिला रहे हो, तो या होम्योपैथिक में सीपिया या ठोकर शताब्दी खिला रहे हो ना, तो आपका उसको अभी तो रुक जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन आगे वास्ट जाकर के आफ्टर ईयर्स, यू कैन से आफ्टर 2 years और 3 years आपका यूट्रस निकल जाएगा, क्योंकि वो इतना डैमेज कर चुका होगा ना आपकी यूट्रस, तो कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रिपोर्ट्स पे भी वो नहीं आता है। बिल्कुल। वो रिपोर्ट्स से भी नहीं आता। हमें लगता है कि हमने होम्योपैथिक दवा खा ली, हमारे पीरियड्स ठीक हो गए, जो एम्बॉर्डर थे वो ठीक हो गए, या पेन हमारा कम हो गया, मतलब हम ठीक हो गए। नो गाइस, ठीक नहीं है। मेरे ना जो लगता है, मुझे जहाँ तक पता है, स्पेशली जब एडिनोमाइसिस का केस है तो वहाँ पे तो वो बहुत कंपलसरी सा हो जाता है। एंडो में भी आफ्टर सर्जरी आई एम टॉकिंग अबाउट। आफ्टर सर्जरी हाँ, तो उसके साइड इफेक्ट आपके साथ है? मैंने सुना है काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके। उसके एवरीथिंग हैज अ साइड इफेक्ट्स, बट सी द साइड इफेक्ट्स आर लेस देन द इंजेक्शंस लाइक जोलाडेक्स। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपके साथ है या नहीं है? स्पॉटिंग होगा, स्पॉटिंग ऑल्सो, वो भी 1-2 मंथ्स के लिए होता है, उसके बाद पेनफुल होता है जब हाँ वो भी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। स्पॉटिंग होती है तो पेनफुल होता है? नो, वही बेले, इट इज नॉट। क्योंकि जो मरीना है ना वो लोकली एक्ट कर रहा है ना, पूरी आपकी बॉडी पे तो एक्ट कर नहीं रहा, वो यूट्रस में लोकली एक्ट कर रहा है, तो वो हल्का पुल्का इरेगुलर स्पॉटिंग होगा, लेकिन उसके बाद वो भी ठीक हो जाए। फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स होगा वो, लेकिन वो भी ठीक हो जाए, लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिल जाए। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू गेट ऑपरेटेड ना, आई वांट टू बोथ दिस कि योर क्वालिटी लेवल्स एनहांसेस 100%। मैं ये तो बोल रही हूँ, अगर गॉड इज काइंड टू यू, योर ट्यूब्स आर पेटेंट गाइस, तो वो आपकी बॉडी एनहांस हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं आईवीएफ भी एक ट्रीटमेंट है एंडो का। IVF is not the treatment. IVF is not the treatment. IVF ना एक ऑल्टरनेटिव है, इट्स अ टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई साइंस या टेक्नोलॉजी आई है, नई है टेक्नोलॉजी, इसका यूज करो भाई। बट आफ्टर सर्जरी, आफ्टर एंडो सर्जरी, स्पेशली जब ये वर्स कंडीशंस है तो। तो सर्जरी आप करा लो राइट हैंड से, अगर सर्जरी का है तो। कभी कभी होता है ना कि हमें सिर्फ पेन होता है, सिर्फ पेन होता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं ना, क्रॉनिक पेल्विक पेन है,
तभी भी वो सर्जरी के लिए सजेस्ट कर देते हैं, बट हर किसी सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सर्जरी कभी होती है जब आपको ढील एंडोमेट्रोसिस होता है, या आपको बाउल का एंडोमेट्रोसिस है, इंटेस्टाइन का है, आपको हार्ट का है, थोरैक्स का है, किडनी का है, यूरेटर का है, कभी आपको सर्जरी लगता भी है। क्यों दैट उस टाइम पे ना कि अबव आवर रीच, अबव आवर होम्योपैथिक रीच, अबव आवर आयुर्वेदिक रीच। तो पर मैं ये भी एक बोलूँगी कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में सिर्फ सिस्ट आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर करो एक बार एमआरआई करा लो, क्योंकि वो सिर्फ सिस्ट तक तो चीज़ें नहीं रहती, स्पेशली व्हेन इट इज़ 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगर वो सिस्ट आपका 2.5 सेंटीमीटर का भी है ना, कभी भी आप एमआरआई करा लो, और एमआरआई कराने के बाद आप अपने लोकल डॉक्टर के पास प्लीज मत जाओ। फर्स्ट गो टू अ स्पेशलिस्ट, यस, गो टू अ स्पेशलिस्ट हु कैन रीड, हु कैन डू योर एंडोमैपिक। वो ये तो बता देगा कहाँ तक फैला हुआ है। अगर ओवरी तक की है तो ठीक है, आप हमारे पास रहो, होम्योपैथी में मैं दवा दूंगी, इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एंडोमैपिंग में या हमारा ये पता चल गया कि इट इज इन्वॉल्व योर ऑर्गन्स, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट befuddled. Go to a specialist, and this only can tell in the specialist can only tell, nobody else can tell it. जैसे एक आँख का डॉक्टर होगा ना, वो आपकी आँख के वाले के पास ही जाओगे ना, तार है तो ईएनटी के पास ही जाओगे ना। वैसे ही अगर आपको एंडोमेट्रोसिस, तो गाही के पास जाने से काम नहीं चलेगा, या होम्योपैथ के पास आके, मेरे पास आके आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपके पीरियड्स को नॉर्मल कर दूंगी, साइकिल जो है वो नॉर्मल कर दूंगी, ठीक है, आपका पेन कम कर दूंगी। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, अगर आपको डीप एंडोमेट्रोसिस है या इंटेस्टाइन में हो गया, वो आपको सर्जरी करनी पड़े। अच्छा एक और चीज़ मैं देखती हूँ एलोपैथ में जैसे सेग्रीगेशन है, गायनोकोलॉजिस्ट हो गए, आपका किसी और बीमारी का ईएनटी हो गए, सब अलग-अलग। होम्योपैथ में होता है ऐसा? सी होम्योपैथी इज अ होलिस्टिक अप्रोच, राइट? अच्छा, तो वी डोंट हैव लाइक हम लोग के अंदर सेग्रीगेशन नहीं है। अच्छा। सो होम्योपैथिक डॉक्टर इज होम्योपैथिक डॉक्टर। इसलिए और लिमिटेशन आ जाते होंगे ना? होम्योपैथी तो है, इट्स अ वंडरफुल साइन, आवर हाँ, बॉडी इज अ वंडरफुल साइन, यस, वंडरफुल पैथी, करेक्ट। इट वर्क्स मिराकल। अगर आपको फिब्रॉइड है ना, यू कम टू अस, ठीक हो जाए विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी। लेकिन अगर उसका साइज कम है, हाँ, अगर उसका साइज ज़्यादा है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड। करेक्ट। तो डॉक्टर सेगमेंट ख़त्म करते वक्त मैं आपसे ये चाहूँगी कि वो लड़कियाँ जो अभी भी कंफ्यूज हैं, स्पेशली जब केसेस एंडोमेट्रोसिस के हैं, कुछ किसी किसी के ऐसे सिम्टम होते हैं जैसे पीरियड पेन है या कुछ है ही नहीं, बट उनको जैसे आपको लग रहा था सिम्टम नहीं थे फिर भी आपको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस केस में वो जो जद्दोजहद चल रही है उससे बाहर आने को क्या क्या करेंगे, ऐसे उससे बाहर आए, अपने लिए स्टैंड लें? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, बॉडी इज योर्स, बॉडी एंड एज अ वुमेन बोलिएगा डॉक्टर ने। नहीं, मैं इसलिए अगर वुमेन बोलना चाहूंगी, आपकी बॉडी है, ये आपको डिसीजन है कि आपको ठीक होना है कि नहीं। जी, आपको मिसगाइडेंस में रहना है तो आप मिसगाइड होते रहो। बहुत से लोग मिले इन्हें खाली रेटेड है आजकल, यूट्यूब्स पे आ रहा है, इंस्टा पर आ रहा है, विपुल होते रहो। लेकिन एज अ वुमेन अगर आपको ठीक होना है तो प्लीज जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास। यस, ऐसे चक्कर मत काटो कि हाँ मैं डाइट से ठीक हो जाऊंगी, मैं इससे ठीक हो जाऊंगी, नहीं ठीक होते। जो लोग बोलते हैं ना कि एक फीमेल है तो बोलती है मैं जो मेरी कंसेप्शन कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, वो किसी के पास गई और प्रेगनेंसी हो गई उसको, तो उसको लगता है कि मैंने ये डाइट ली इससे मैं प्रेग्नेंट हो गई। गाइस नो, ये पैरामीटर्स वो नॉर्मल, दैट्स व्हाई यू गॉट कंसेप्चुअली। यस, डाइट ने थोड़ा बूस्टअप कर दिया आपको, करेक्ट, हाँ। योगा ने थोड़ा बूस्टअप कर दिया, ब्लड सप्लाई बढ़ गया, होम्योपैथिक दवा दी मैंने, थोड़ा बूस्टअप हो गए, बट वी हैव डन नथिंग। द ओनली रोड फॉर नेचुरल कंसेप्शन इज फैलोपियन ट्यूब्स अगर पेटेंट है, कंसीव 100% हो जाएगा। इफ गॉड इज काइंड, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द गॉड, नो, इफ गॉड इज काइंड यू विल गेट कंसेप्शन। डॉक्टर शैलजा आप ये भी बता दो आप लखनऊ में कहाँ बैठते हो, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाने की। सी माय क्लिनिक इज इन भूतनाथ, भूतनाथ मार्केट में बैठती हूँ, पिछले 10 years में मैं प्रैक्टिस कर रही। एंड आई वॉन्ट टू टेल द फीमेल्स की प्लीज़ ब्यूटीफुल लेडीज आप फिफूल मत हो। अगर ये बीमारी हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं, और सर्जरी से भागे मत। सर्जरी करा के आए फिर हमारे पास आए। थैंक यू सो मच शैलजा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, होम्योपैथ को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देख लेते हैं हम एलोपैथ का, सर्जरी का। आपने पता नहीं कितने मिथ बर्स्ट किए हैं यार, एंड बहुत लोगों को हेल्प मिली होगी, क्योंकि घर में बैठे बैठे लोग यही सोचते हैं कि ठीक है सर्जरी से बच जाते हैं
होम्योपैथ ट्राई कर लेते हैं, आयुर्वेदा ट्राई, और वो ट्राई करने के चक्कर में और 4-5 साल वेस्ट कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वंडरफुल टू टॉकिंग टू यू। इट्स अ प्लेज़र टू हैव यू सीरियसली। थैंक यू। आज के कन्वर्सेशन में हमें ये पता चला कि एंडोमेट्रियोसिस को सिर्फ पेन से नहीं जोड़ा जा सकता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें पेन नहीं है और हम जब डायग्नोस होते हैं तो वो स्टेज 4 निकलता है। तो सिर्फ पेन से नहीं जोड़ना है, और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आज आपको जो भी पता चला, या ऐसा कोई केस आपको लग रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है फर्टिलिटी इशू या कोई भी इशू, क्या पता कोई एक ऐसी औरत जो बैठी हो घर में और वो इसका वेट कर रहा हो कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने आप को एक्नॉलेज करे कि पेन तो नहीं है लेकिन हाँ, अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। प्लीज़ शेयर करें इस एपिसोड को और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, इस ये जो आवाज़ निकली है ये दूर तक पहुँचे और लोग विमेंस हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें।